तो पिछला दिन हम लोग पढ़े थे कोल विद्रोह तक। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद संथाल विद्रोह। देखते हैं संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, 1 साल चला। 1856 तक कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। ये कहाँ पर हुआ था? मानभूम, वीरभूम, मिदनापुर, बांकुरा, राजमहल की पहाड़ियाँ, तो बंगाल में ही हुआ था। ये सब जहाँ पर जंगल है। कारण क्या था? तो महाजनों और व्यापारियों द्वारा निरक्षर आदिवासियों का भीषण आर्थिक शोषण। ये महाजन पुलिस और औपनिवेशिक अदालतों की मदद से मूल राशि का 10 गुना तक वसूल करते थे। अंग्रेज अफसरों और जमींदारों द्वारा आदिवासियों का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। तो आदिवासियों को पूरा परेशान करके रख दिया था ये लोग, महाजन लोग, अंग्रेज लोग, पुलिस लोग, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया था। अगर आदिवासी लोग जाता था मदद के लिए पुलिस के पास, तो पुलिस लोग पकड़ के अलग से लोग को मारता था। तो लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, बहुत अत्याचार किया गया था। तो 2 भाई उठा, बहादुर था ये लोग, सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन? सिद्धू और कान्हू। बहुत ही बहादुर था। आदिवासियों ने ब्रिटिश सत्ता को समाप्त घोषित कर दिया। रेलवे कर्मचारियों, बागान मालिक, पुलिस अफसरों और यूरोपीय बंगलों पर सुनियोजित हमले किए। सबको मारा, सबको आग लगा दिया, बहुत मारो लोग को, ठीक है। लेकिन 1856 में इन लोग को भी हरा दिया जाता है। सिद्धू कान्हू को गिरफ्तार करके पहले तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उसके बाद सबके सामने फांसी दे दिया गया। तो यही था हम लोग का संथाल विद्रोह। हम लोग को याद क्या रखना, संथाल विद्रोह कब हुआ था और इसके नेता का नाम क्या है। तो कब हुआ था और इसके नेता का नाम? सिद्धू और कान्हू। इसके बाद हम लोग मुंडा विद्रोह देखते हैं। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899, 1 साल चला। ये भी छोटा नागपुर का क्षेत्र था। मुंडा समाज की पारंपरिक सामूहिक खेती की व्यवस्था, जिसे खुटकट्टी कहा जाता था, उसे ठेकेदारों, बनियों और जमींदारों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। बिरसा मुंडा आया। ये वैष्णव विचारधारा से प्रभावित थे और इनके राजनीतिक गुरु का नाम था आनंद पांडे। 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की उपदेश दिया। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने अत्याचारी महाजनों, ठेकेदारों, जमींदारों और औपनिवेशिक ईसाइयों के खिलाफ पूर्ण युद्ध का आह्वान किया। इस विद्रोह में आदिवासी महिलाओं ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये लाइन इसमें का इम्पोर्टेंट है कि इस विद्रोह में, मुंडा विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। भाग लिया था नहीं, भाग लिया था। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को भी सिंहभूमि से गिरफ्तार कर दिया गया। उसको जेल में डाला गया कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, खाने को नहीं दिया जाता था और फिर बाद में उनको बीमारी हो गया और बीमारी से वहीं पे मर गए। इस विद्रोह के बाद दबाव में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, जिसने उनकी सामूहिक जमीन को सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद है 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह। कहाँ हुआ था? रंपा क्षेत्र, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है। दमनकारी वन कानून और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। ये लोग रंपा जाति लोग का पेड़ पौधा काट लिया जा रहा था, घर वर काट लिया जा रहा था। अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व किया। यह आंदोलन महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन से गहराई से प्रेरित था। ये लोग, महात्मा गांधी इस टाइम आ गया था और महात्मा गांधी जीत रहे थे। बहुत सारा उनका जो आंदोलन था वो सफल हो रहा था। तो ये लोग भी गांधी जी का ही रास्ता पे चलता है कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। 1924 में अंग्रेजों ने सीताराम राजू को धोखे से हत्या कर दी, जिसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो रंपा विद्रोह भी
खत्म हो गया। बस नेता लोग का नाम याद रखना। तो अलग से यहाँ पर लिख दिया गया है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था, इसके नेता कौन थे। ठीक है, 1783 में रंगपुर किसान विद्रोह, नेता कौन थे, नूरुद्दीन। 1798 में चुआर विद्रोह, नेता कौन था, राजा जगन्नाथ सिंह। 1812 में भील विद्रोह, नेता दशरथ, हिरिया, सेवाराम। कोल विद्रोह का नेता बुद्धू भगत, जोआ भगत। कब हुआ था, 1831 में। 1855 में हुआ था संताल हुल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू इसका नेता था। 1899 में मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा इसका नेता। 1908 में छोटा नागपुर का विद्रोह, ब्रिटिश प्रशासन आदिवासियों को, अच्छा 1908 में जो हुआ था उसके बाद कानून भी बन गया था इन लोगों के लिए। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जीता था, मतलब इन लोग का विद्रोह सफल रहा। 1922 से 1924 रंपा विद्रोह हुआ था, इसका अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेता था। हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद है छोटा मोटा विद्रोह पढ़ना है, छोटा मोटा नहीं है लेकिन है, बड़ा विद्रोह सब है। सन्यासी फकीर विद्रोह। अंग्रेज लोग क्या किया, ये लोग शंकराचार्य का अनुयायी था। शंकराचार्य बहुत ही महान आदमी रहा है भारत में। सिर्फ 8 साल का था, 8 या 12 साल का था, तो पूरा वेद मतलब बड़ा बड़ा विद्वान लोग के साथ वो बैठ के शास्त्रार्थ करता था, वो लोग को हरा देता था ज्ञान में, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने अपना एक दर्शन दिया था, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं शंकराचार्य। तो वो भारत के 4 कोना में 4 गो धाम बनाए थे, और इनका जो शिष्य लोग है वही 4 गो कोना घूमते रहता है। अंग्रेज लोग बोला मंदिर में ढुकना है हमको पैसा देना होगा, मंदिर में जाने के लिए टैक्स देना होगा, एक राज्य से दूसरा राज्य जाना है उसके लिए टैक्स देना होगा। ये लोग कुछ काम धाम करता था, सन्यासी लोग नहीं, फकीर लोग कुछ काम करता है नहीं, वो लोग कुछ काम ही नहीं करता है, तो वो लोग से कौन सा टैक्स मांग रहे हो। काम करेगा, पैसा कमाएगा तब तो टैक्स देगा ना, जब काम ही नहीं कर रहा है टैक्स कहाँ से देगा। अंग्रेज लोग बोल रहे नहीं टैक्स दो। तो सन्यासी और फकीर, फकीर मुस्लिम लोग में और सन्यासी हिंदू लोग में, ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गया। और सन्यासी था, पूजा पाठ करता था, ये लोग क्या लड़ाई जानेगा। लेकिन ये लोग जब लड़ाई पे आया तो अंग्रेज लोग दंग रह गया। कहा ये लोग जब माने बहुत बढ़िया से लोग लड़ाई वड़ाई करता था। तो सन्यासी फकीर विद्रोह 1763-1800 में हुआ था। इस विद्रोह में देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के लड़ाई किए, सन्यासी और फकीर दोनों मिलकर के लड़ाई कर रहे थे। और ये देखो कब तक चला, 40 साल तक, 1763 से 1800, इतना दिन तक सन्यासी लोग लड़ाई करते रहा। कहाँ कहाँ हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी क्षेत्र में। तो मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी क्षेत्र देखते हैं, ये हम लोग का मुर्शिदाबाद और ऊपर है हम लोग का जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी यहाँ पे है, ये वाला एरिया। देखो दार्जिलिंग इधर, दार्जिलिंग के बगल में जलपाईगुड़ी, और यहाँ पे मुर्शिदाबाद। प्रमुख कारण वही था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय सन्यासी और आम जनता पर अत्याचार करना, धार्मिक स्थलों की यात्रा और मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना या उन पर भारी धार्मिक कर बढ़ा देना, सन्यासियों के स्वतंत्र भ्रमण पर रोक लगाना, ये सब इसका कारण था। प्रमुख नेता था इसका, ये है देवी चौधरानी, और वो है देखो देवी चौधरानी, मजनू शाह, भवानी पाठक, ये तीनों का चित्र मिल गया। मूसा शाह का चित्र नहीं लगा है। तो ये है भवानी पाठक, सन्यासी है लेकिन लड़ाकू था, एकदम खतरनाक। ये देवी चौधरानी बड़ी खतरनाक महिला थी। अंग्रेज़ लोग सामान लूट लूट के जाता था, ये अंग्रेज़ लोग को लूटती थी, और फिर जितना सामान लूटा हुआ अंग्रेज़ लोग लेके जा रहा था सब लूट के फिर से किसानों को दे देती थी। तो बड़ी बहादुर महिला थी उस समय की। तो और यह है मजनू शाह। मजनू शाह नाम से ही पता है मुस्लिम था, और क्या था, फ़कीर था।
ये भी इसमें प्रमुख नेता रहा, लड़ाई वड़ाई किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो खतरनाक आदमी लोग था ये लोग, बड़ा डेंजर आदमी लोग। ये जंगल में रहती थी ताकि अंग्रेज लोग इसको पकड़ ना पाए, जंगल में ही छिप के रहना, जंगल में ही अपना लोग भी था इसके पास। इसके ऊपर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसके ऊपर ही एक उपन्यास लिखा है कि कितनी बहादुर महिला थी। इसके अधिकांश नेता आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोहियों ने स्थानीय जनता को साथ लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों पर, सरकारी खजानों पर हमला किया। प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में इसी विद्रोह का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। ठीक है, इस लाइन को हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। अंत में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे सैन्य अभियान के बाद इसे दबा दिया। ये वॉरेन हेस्टिंग्स पूरा एक सेना लगा दिया लोग का पीछे कि सन्यासी और फकीर विद्रोही लोग को मारना है। तो बहुत समय तक ये लोग लड़ाई करते रहा और बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स जीत गया। क्यों जीत गया? बंदूक के कारण और तोप, उसी कारण बंदूक आधुनिक हथियार था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स टकला था बीच से। ये लोग का हेयर स्टाइल अजब था, इधर साइड में इतना बड़ा बड़ा चूल बढ़ा के रखेगा, बीच में टकला है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहावी और फराजी आंदोलन। तो पहले हम लोग बहावी आंदोलन देखते हैं। बहावी आंदोलन हुआ था 1808 में, 1 साल चला बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है ये एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं हुआ था, ये धार्मिक आंदोलन था। मुस्लिम लोग को पढ़ाने के लिए, मुस्लिम लोगों में भी जो गलत बातें थी उनके धर्म में, उन सबको हटाने के लिए। तो ये कहाँ हुआ था? हैदराबाद, बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर प्रदेश। तो हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद कोई खोज के बताएगा हैदराबाद कहाँ है? ये देखो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद बंगाल में हुआ था, मद्रास इसके ठीक नीचे था, मद्रास यहीं पे है। ठीक है, मद्रास, हैदराबाद, बंगाल, इधर महाराष्ट्र, ये सब जगह पर बहावी आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य धार्मिक लक्ष्य भारत को दारुल हर्ब, गैर इस्लामिक या शत्रुओं का देश से दारुल इस्लाम बनाना और मुस्लिम समाज में सुधार करना था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, जो गैर मुस्लिम है उन सबको हटाना या उन सबको बदलना। तो पहले तो ये लोग मुस्लिम समाज में सुधार करने के लिए लाता है, लेकिन बाद में अंग्रेज़ लोग से लड़ाई करने लग जाता है। तो स्टार्टिंग धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में क्या हो गया? हिंसक आंदोलन, आज़ादी वाला आंदोलन हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका प्रमुख नेता था सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, यह सैयद अहमद बरेलवी। तो बस इतना ही जानना है, इतना ज़्यादा जानने की दरकार नहीं। फराजी आंदोलन 1804 में हुआ था, बहुत लंबा चला, 50 साल तक चला। यह बंगाल के फरीदपुर, अभी बांग्लादेश में है, तो मुस्लिम संप्रदाय के किसानों द्वारा चलाया गया एक उग्र सुधारवादी और शोषक विरोधी आंदोलन था। जमींदारों के अत्याचार, अवैध कर, नील उत्पादक के उत्पीड़न से करीब किसानों की रक्षा करना, ये सब इसका कारण था। इसके नेता का नाम मोहम्मद मोहसिन, जो मोहसिन कॉलेज बना है चुचुरा में, इन्होंने ही बनाया था। पहले इनके पिता इस विद्रोह का नेतृत्व करते थे, शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, और इनका नाम था मोहम्मद मोहसिन। इनका निक नेम था दुद्धू मियाँ, बड़ा अजीब नाम था। क्या पता इसका नाम इसका दोस्त लोग ही रखा होगा, बेचारा का नाम, ऐसा नाम दोस्त लोग ही रख सकता है। विशेष बात है, शुरुआत में यह आंदोलन इस्लाम के शुद्धिकरण, रीति रिवाजों के प्रभाव को हटाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बाद में कृषक आंदोलन बन गया था। ठीक है, 1841 और फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था। तो बहुत सालों तक ये विद्रोह चला। ठीक है, कौन कौन सा आंदोलन अभी पर है? फराजी आंदोलन और बहावी आंदोलन। ठीक है, नेता लोग का नाम याद रखना है। अब आते हैं पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1831।
6 साल तक चला। यह बंगाल के मयमनसिंह जिले के शेरपुर में रहने वाले पागलपंथी नामक एक धार्मिक पंथ का विद्रोह था। यह पंथ सत्य, समानता और भाईचारे के प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित था। इसे बंगाल में करम शाह ने शुरू किया, लेकिन उनके पुत्र टीपू शाह ने इसे जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन का रूप दिया। इसके नेता का नाम क्या है? करम शाह। करम शाह ने स्टार्ट किया था, बाद में अंग्रेजों से लड़ाई कौन किया? टीपू शाह। 1825 में टीपू शाह ने शेरपुर पर अधिकार कर वहां अपना शासन भी स्थापित कर लिया था, लेकिन 1831 तक आते आते अंग्रेजों ने उनका सफाया कर दिया, तो खत्म। तारीख है मोहम्मदिया। यह भी सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में चलाया गया एक पुनरुद्धार आंदोलन था। बंगाल में इसका नेतृत्व तितुमीर ने किया। इसका मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल का ग्रामीण इलाका था। शुरुआत में यह पूरी तरह से एक धार्मिक आंदोलन था, जिसके उद्देश्य मुस्लिम समाज में प्रचलित आडंबरों को दूर करना था, लेकिन बाद में इसे राजनीतिक रूप दे दिया गया। इनका मानना था कि अंग्रेजों के शासन के कारण ही भारत अशांति का घर बन गया है, पहले अंग्रेजों को निकालना होगा, तभी यहाँ पर शांति आएगा। धर्म सुधार बाद में देखेंगे, पहले अंग्रेजों को निकालो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह, नील विद्रोह, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आएगा, आता है। देखो, नील विद्रोह यह आधुनिक भारत इतिहास का पहला सबसे संगठित, अनुशासित और पूरी तरह सफल किसान विद्रोह माना जाता है। यह पहला ऐसा विद्रोह था जो सफल हुआ था। कब हुआ था? 1860 में हुआ था। यह विद्रोह को सफल माना जाता है, तो दबाया नहीं गया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले बंगाल के नदिया जिले से हुई और देखते ही देखते यह जेसोर, खुलना, राजशाही, मालदा और ढाका जैसे बड़े क्षेत्रों में फैल गया। अब थोड़ा चलो नदिया जिला कहाँ है वो देखते हैं। यहाँ पर बंगाल का मैप था ना, ठीक हुगली के बगल में है नदिया जिला। तुम लोगों को साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देखो हुगली इधर, नदिया जिला इधर। तो नदिया जिला से ही स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह, नील विद्रोह। नील विद्रोह में एक तरह का नील का खेती होता है। यह है नील का पौधा। उस समय तो आज के तरह आर्टिफिशियल कलर नहीं था, तो नील का पौधा से ही खेती करके नीला रंग बनाया जाता था और नीला रंग को ही कपड़ों में लगाया जाता था। भारत का नीला रंग दुनिया में सबसे बेहतरीन था, चमकदार था, बहुत दिन तक टिकता था। तो सब व्यापारी लोग आ गया था भारत। भारत में ज़बरदस्ती किसानों को नील का खेती करवाया जाता था। नील का पौधा का दिक्कत क्या है? नील का पौधा एक बार अगर ज़मीन पर लगा दिए तो जब उसको काटेंगे तो ज़मीन से जितना भी खाद्य था, अच्छा चीज़ था, ज़मीन में पोषण था, सारा सोख लेगा और जब काटेंगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगा। उस पर और किसी का खेती करेंगे होगा ही नहीं, क्योंकि ज़मीन में तो कुछ है ही नहीं, सब तो ये सोख लिया। तो ये भुक्खर किस्म का है आदमी, इसका खाने के बाद किसी का खाना नहीं बचता है, तो एक साल उस ज़मीन को ऐसी खाली छोड़ना पड़ेगा, तब उसमें फिर से पोषण तत्व आएगा, फिर दूसरा हम लोग खेती कर सकते हैं। तो नील का खेती ऐसे ही ज़मीन को बंजर कर देता था। ये हुआ पहला कारण। तो इसके लिए किसानों को ज़्यादा पैसा मांगना चाहिए था कि हमको ज़्यादा पैसा दो, नील का खेती करेंगे तो। अंग्रेज लोग बोलता है ठीक है, कितना चाहिए? तो वो बोलता था 1 लाख रुपया। तो अंग्रेज लोग बोलता है ठीक है, अभी 10,000 लो, काम शुरू करो और बाद में तुमको बाकी का पैसा मिल जाएगा। तो 10,000 ले काम शुरू करता था। 1 साल बाद जब फसल उसल कटा गया, अंग्रेज़ लेके चल गया, फिर किसान जाएगा बोल रहा लाओ मेरे 1 लाख। तो अंग्रेज़ बोलता था पीछे घूर, ले 1 लाख। 1 लाख मार के भगा देता था, नहीं देंगे, पैसा दिए तो थे, तो अब 10,000 दिए थे, 90,000 कौन देगा? अब नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकता अंग्रेज़ लोग का। तो ऐसा ही बहुत कम पैसा पे ये लोग से खेती कराया जाता था, बहुत मारा जाता था ये लोग को। अगर कोई मना कर देगा, मान लो तुम विद्रोही आदमी है, जैसे अभी रोहन रहता उस टाइम, तो क्या बोलता, हम तुम्हारा बात काहे सुनेंगे? अंग्रेज़ लोग को बोलता हम तो नहीं करेंगे नील का खेती, हमको जो मनाएगा वो खेती करेंगे।
अंग्रेज़ बोलता ठीक है, बाद में बताते हैं। रात होता था, अंग्रेज़ लोग जाके जो खेती किया है ये सब में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगा। अगला दिन उठ के देगा जा, सब सुहा हो गया, इससे बढ़िया नील का खेती कर देता। तो अंग्रेज़ लोग बड़ा अत्याचार करता था, खेत जला देगा और घर भी जला देता था कभी कभी। तो देखो, यूरोपीय जमींदार और व्यापारी भारतीय किसानों को उनकी सबसे उपजाऊ जमीन पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। इसके बदले किसानों को बहुत ही कम दाम दिया जाता था, जो उनके लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं था। इनकार करने पर किसानों के ऊपर घोर अत्याचार किए जाते थे। तो इस विद्रोह का नेता था दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। सफलता के कुछ कारण है जो हम लोग को याद रखना है। एक है हिंदू मुस्लिम एकता। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें था क्या। अच्छा चलो, सफलता के कारण हम लोग देख लेते हैं। इस आंदोलन में दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, दोनों एक साथ मिलकर के लड़ा था। ये इसका पहला कारण था कि यह आंदोलन सफल हुआ। दूसरा था बुद्धिजीवी वर्ग का साथ। बंगाल के पढ़े लिखे लोग पहले अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे, लेकिन इस बार इस आंदोलन में बंगाल के पढ़े लिखे लोगों ने किसानों का साथ दिया। बंगाल के पढ़े लिखे वर्ग, वकील, पत्रकार ने अखबारों में लेख लिखकर और ज्ञापन जारी करके किसानों का भरपूर समर्थन किया। हिंदू पैट्रियट के संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके लिए सशक्त अभियान चलाया। साहित्य योगदान, दीनबंधु मित्र ने ये बहुत ही फेमस किताब है, नीलधर पर। दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा नीलधर पर, और उसका अंग्रेजी में मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया ताकि अंग्रेज़ लोग भी पढ़ें। उसमें एक किसान का, नील किसान का कहानी दिया है जिसको पढ़ करके रोना आ जाता था। उस किसान का एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन, खेत हमारा था, मेहनत हमारी थी, लेकिन फसल पर अधिकार साहब का था। बच्चे भूख से रोते थे, फिर भी हमें नील बोने को मजबूर किया जाता था। जो किसान विरोध करता उसे पैर से बांध कर पीटा जाता। गांव की औरतों की चीखें और किसानों की कराहें सुनकर भी गोरे साहबों का दिल नहीं पिघलता था। ऐसा लगता था मानो धरती भी किसानों के आंसुओं से नीली पड़ गई हो। तो ये उस किताब का एक लाइन है। ये नाटक बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बढ़िया है। और खुद अंग्रेज़ लोग भी इस आंदोलन में किसानों का साथ दिया कि इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो। हम लोग पढ़ते हैं कि सब अंग्रेज़ लोग बड़ा राक्षस किस्म का था, लेकिन ऐसा हो थोड़ी सकता है। जैसे यहाँ पर 5 जोन है, तो मैं यहाँ पर नहीं, तुम लोग सभी अच्छे हो, तो किसी और जगह की एग्जाम्पल लेते, मान लो 100 आदमी कहीं पे भी है, तो उसमें से कितने लोग बुरे होंगे? बहुत ज़्यादा बुरे, 5 या 10 लोग। क्लास में बदमाशी, टॉप बदमाश के गो है? 100 गो बच्चा क्लास होता है तो टॉप बदमाश के गो रहता है? 5 या 10 गो, ठीक। तो वैसे ही अंग्रेज़ में भी सबसे बदमाश कौन होगा? ज़्यादा थोड़ी होगा। तो जितना बदमाश होता था उतना अच्छा भी होता था। तो कुछ अच्छे लोगों ने भारत का साथ भी दिया। ईसाई मिशनरियों के सहयोग इस आंदोलन में ईसाई मिशनरियों ने भी किसानों का पक्ष समर्थन किया। अच्छा, मिशनरी कौन होता था? जो लोग धर्म को प्रचार करता था। अंग्रेज़ लोग में जो धर्म का प्रचार करता था, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन वाला लोग, जिसको फादर कहा जाता है, वो लोग है ईसाई मिशनरी। परिणाम क्या हुआ था इस विद्रोह का? 1857 के संथाल विद्रोह के कड़वे अनुभवों से डरी हुई ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कदम उठाया। 1860 में नील आयोग का गठन किया, इंडिगो कमीशन। अब ये आयोग क्या होता था? तो कुछ अफसरों का एक ग्रुप बना देगा कि तुम लोग जाके जांच करो कि सही में नील के किसान लोगों पर ऐसा अत्याचार किया जाता है जैसा इस किताब में लिखा है। तुम लोग जाके जांच किया, देखा कि हाँ सही में नील के किसानों पर बड़ा अत्याचार किया जाता था। तो उन्होंने फिर 2 साल तक देखा, रिसर्च किया, फिर 2 साल बाद क्या किया, एक कानून बना दिया कि किसी को भी ज़बरदस्ती नील का खेती नहीं कराया जा सकता। तो ये कानून बन गया। मुझे 1800 और एक अंग्रेज़
वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने लिखा कि 1857 के विद्रोह से ज़्यादा चिंता इसको था नील विद्रोह का चिंता, कहा कि किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था और ये लोग गुस्सा होता तो सब अंग्रेज लोग को उखाड़ पुखाड़ के फेंक देता। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पावना विद्रोह। ठीक है, लास्ट सुन के तुम लोग का चेहरा पे खुशी आना चाहिए कि चलो चैप्टर ख़त्म हुआ। नहीं ख़त्म होना चाहिए था चैप्टर, अच्छा हुआ ख़त्म हुआ। थोड़ा बोरिंग चैप्टर है तुम लोगों के नज़रिए से। पावना किसान विद्रोह, यह आंदोलन पूर्वी बंगाल के पावना जिले में जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त कानून का फायदा उठाकर जमींदार गरीब किसानों पर मनमाना टैक्स लेते थे। अस्थायी बंदोबस्त क्या था कि फिक्स कर दिया था तुमको हर साल इतना टैक्स देना है, और अगर नहीं दे पाओगे अब फिक्स टाइम दे दिया गया था, फिर इतना टाइम पर तुमको इतना पैसा ला के देना है। अगर तुम इस तारीख तक शाम को सूरज ढलने के पहले पैसा लेके नहीं आए तुम्हारा ज़मीन छीन लिया जाएगा और किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। ये था अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त का फ़ायदा उठाकर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स नहीं दिया जाता था, जो टैक्स नहीं दे पाता था उसका ज़मीन छीन लिया जाता था। तो ये सब जो किसान जिनका ज़मीन छीन लिया गया था, जो लोग बहुत गुस्से में थे, वो लोग ये पावना किसान विद्रोह में आए। 1870 में हुआ था। इसके नेता थे ईशान चंद्र रॉय, शंभू पाल, खुदी मल्ला। इन्होंने मजबूत किसान संघ बनाया और शांतिपूर्ण और कानूनी तरीक़ों से लगान न देने का आंदोलन चलाया। शांतिपूर्ण तरीके से, ये इसका एक खास बात है कि इन्होंने लड़ाई नहीं किया। इनको पता है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। ये बात महात्मा गांधी को भी पता था कि अंग्रेज़ों से लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे, तो क्यों लड़ाई करे भला। आंदोलन का अनोखा स्वरूप, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि केवल स्थानीय जमींदारों की तानाशाही के खिलाफ था। किसानों का प्रसिद्ध नारा था, हम महारानी और केवल महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो महारानी बोली थी, घोषणा पत्र आ गया था कि महारानी बोली थी कि महारानी जो बोलेगी भारत में वही होगा। लेकिन महारानी के अंडर में कौन था? अफसर लोग, और अफसर लोग जो चाहे यहाँ पर करते थे, महारानी को खबर तक नहीं जाता था। तो लोग बोलता था कि देखो महारानी ठीक ठाक औरत लगती है और तुम लोग बड़े बदमाश लगते हो, शैतान किस्म के हो। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बड़े राष्ट्रवादी और इंडियन एसोसिएशन का पूरा समर्थन मिला। मुशर्रफ हुसैन का प्रसिद्ध नाटक जमींदार दर पर इसी आंदोलन पर आधारित था। परिणाम क्या हुआ? यद्यपि सरकार ने कहीं कहीं जमींदारों का पक्ष लिया और गिरफ्तारियां की, लेकिन किसानों की कानूनी लड़ाई के आगे झुकते हुए सरकार ने 1885 में बंगाल का काश्तकारी कानून पारित किया। ये भी एक सफल आंदोलन रहा, क्योंकि ये लोग अगर सीधा अंग्रेज़ लोग को मारने चल जाता, जमींदार लोग को मारने चल जाता, तो अंग्रेज़ लोग ही लोग को मारता धर के। क्योंकि ये लोग मार पिटाई नहीं किया, शांति से बैठ करके आंदोलन किया, तो अंग्रेज़ लोग भी बोला कि चलो इसका बात सुनते हैं, और जाके कुछ ज़मींदार लोग को पकड़ के जेल में डाला। 2 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन जेल में तो डाला कम से कम। और फिर ये लोग के लिए भी एक कानून बना दिया कि ये लोग पे भी ज़्यादा टैक्स नहीं थोपा जाएगा। इसके तहत किसानों को ज़मीन के पैतृक अधिकार दिए गए, ज़मींदारों द्वारा उन्हें बेदखल करना प्रतिबंधित कर दिया गया, और इसी आंदोलन के बाद अब ज़मींदार लोग किसी का ज़मीन नहीं छीन सकता। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए। इम्पोर्टेंट क्या है? सन्यासी फ़कीर विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इसके नेता कौन है, ये सब लिखा हुआ ना। नेता कौन है लिखा है? नहीं लिखा, लिखा हुआ है देखो। फराजी आंदोलन का उदय 1804 में हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह इसके नेता थे। और क्यों हुआ था? मुस्लिम किसानों की ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ एकजुट करने और इसके लिए। ठीक है, ये सब एक एक लाइन में सब आंदोलन कब हुआ था, इसके नेता कौन थे और क्यों हुआ था लिखा गया है। ये सब ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, 2 मार्क्स में ही आता है, तो बस 2 मार्क्स का ही लिखना है। 5 मार्क्स में तुम लोग का आ सकता है नील दर पर, नील का नील आंदोलन। बहावी आंदोलन का प्रसार 1808 से 9 कौन किया था, इसका नाम नहीं लिखा है। धार्मिक सुधार और शोषक वर्ग। तारीख मोहम्मदिया, सैयद अहमद बरेलवी। पागलपंथी का नेता टीपू शाह। नील विद्रोह का नेता विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास 1859। पावना किसान विद्रोह 1870 में, इसका भी नेता का नाम नहीं लिखा है तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा।
बंगाल काश्तकारी कानून आया था 1885 में, यही सब याद रखना। बंगाल काश्तकारी कानून कब आया था? 1885 में। इसमें क्या लिखा गया था कि जमींदार किसानों की ज़मीन नहीं छीन सकता। तो बस इसी के साथ हम लोग का तीसरा चैप्टर ख़त्म होता है। होमवर्क क्या रहेगा? तो यही सब लिख लेना। देखो ज़्यादा करके लिखो तो ही बेहतर है। सन्यासी फकीर विद्रोह क्या था, इसके प्रमुख कारण, प्रमुख नेता। लिखते लिखते ही अच्छे से पढ़ के लिखो, याद हो जाए। तो हमको तो मन है कि ये सारा ही दे दिया जाए लिखने के लिए। इसमें सब छोटा करके क्या दें? फिर भी देख, अच्छा छोटा करके तो दिया हुआ है इसके पहले, जिसमें से ये होमवर्क करके आई है। पहले खाली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, छोटा छोटा करके, वही अलग कर लेना, ठीक है।